Hello dear friends, today we are going to discuss third part of magnetic properties of transition metal complexes. अभी तक हमने इस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरो, फेरी, एंटी फेरो इन सब के बारे में डिस्कशन किया था और हमने आपके पास एक दो टॉपिक और डिस्कस किए थे। अब थर्ड पार्ट में हम जो टॉपिक जनरली डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन पर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर, गॉस मेथड एक एक्सप्लेन करेंगे और एक क्विंक मेथड है, मैं भी शायद ये नेक्स्ट वाली वीडियो पे एक्सप्लेन कर पाए, कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में खत्म कर दें। फिलहाल हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण को कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण, हिंदी में चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी सब्सटेंस किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो सब्सटेंस भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है या उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगता है, तो उस फिनोमिना को मैग्नेटिज्म कहते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस एग्जांपल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक ऑलपिन आती है, ऑलपिन्स आती हैं, तो ऑलपिन्स को जब हम किसी ऑफिस में रखे हुए एक बॉक्स आता है जिसमें एक छोटा सा मैग्नेट रहता है और चारों तरफ से ऑलपिन रहती है। अगर आप उस ऑलपिन को उठा करके किसी लोहे पर लेके जाओगे तो वो ऑलपिन किसी लोहे पर चिपकने लगती है और वो लोहे पे चिपकने लगती है, तो इसका मतलब तो वो पिन मैग्नेट की तरह बिहेव करे, जबकि उस पर कोई मैग्नेट नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो उस मैग्नेटिक फील्ड में, उस चुंबकीय क्षेत्र में थी, उस ऑफिस के बॉक्स में, ऑलपिन के जो बॉक्स आता है उस बॉक्स में थी जहाँ पर मैग्नेट लगा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड में रह करके उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया जिसे हम मैग्नेटिज्म कह देते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कई बार हम दूसरों को देख करके प्रेरित हो जाते हैं और उसके बाद हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। मूवी देख के आते हैं तो हमारा रिएक्शन कुछ उसी तरीके का होने लगता है, हीरो को देख करके हम हीरो हो जाते हैं, बल्कि कुछ होते नहीं है। पर ये भी थोड़ी देर तक हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि दूसरे को देख करके हम इंस्पायर हो जाते हैं, हम इंड्यूस हो जाते हैं, दूसरों को देख करके प्रेरित हो जाते हैं और उनके जैसे बिहेव करने लगते हैं। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड बी लेटर से हम उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम कभी बचपन में पढ़ते थे तो एक चुंबक होता है, चारों तरफ से उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाते थे कभी इस तरीके से, एक चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और हम ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई पदार्थ रख दिया, लोहे का पदार्थ या कोई भी लोहे का हो तो उसे चिपकने लगेगा। अगर वो कोई कैसे भी सब्सटेंस है तो उस फील्ड में आकर के ये जो सब्सटेंस आपने यहाँ पे रखा है उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगता है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है तो उसकी जो डेंसिटी है, मैग्नेटिक डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं हम उसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी लेटर से। एक तो ये है। दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर एक कैपिटल एच वाला टर्म। तो एक होता है जब हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड, किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसे रखा था उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल एच लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हो रहा था। बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। मैग्नेटिक परमेबिलिटी और इसे हम डिनोट कर लेते हैं B/H से। मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है या वो उसकी पावर है कि जिस वजह से वो पदार्थ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक अट्रैक्ट होने लगता है, तो वो जो उसकी एबिलिटी है या वो जो उसकी क्षमता है कि वो किसी दूसरे पदार्थ से या किसी मैग्नेट से क्या होने लग रहा है, अट्रैक्ट होने लग जा रहा है, तो उसकी उस एबिलिटी को, उस क्षमता को, उस पावर को, उस टेंडेंसी को मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप को मैथमेटिकली समझेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पर हम देखें तो B = 4πI और प्लस कैपिटल रिलेशनशिप देखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन था उनके बीच एक रिलेशनशिप आप इस फॉर्मूले से दिया जाता है
जहाँ पर आपको पता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करती है वो कभी हम उसे देखते हैं। हम यहाँ पर दोनों साइड कैपिटल एच से डिवाइड कर रहे हैं, कैपिटल एच से डिवाइड करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा एच अपॉन एच, ये जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। और आप यहाँ पर से देखो तो इस बी अपॉन एच को ही हम यहाँ पर बात कर रहे थे, द रेशो ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक, द रेशो ऑफ द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उनका जो रेशो आता है, इस रेशियो को हम कभी म्यू लेटर से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इसी चीज़ को हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसी को हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी कह देते हैं, परमेबिलिटी भी कह देते हैं। और बाकी हम इसे म्यू लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट को भी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी की है। और यहाँ पे 4n एच आई अपॉन एच और प्लस ये 1 के इक्वल आ जाएगा। आई अपॉन एच, आई आपको बताया था मैंने, आई यहाँ पर जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, जो हमने लास्ट में भी रिप्रेजेंट करी है। हम यहाँ पर हमने एक रिलेशनशिप देखा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। हमने यहाँ पे से कुछ नए टर्म्स मिले हमें, बी अपॉन एच जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। और एक नया टर्म और मिला है आई अपॉन एच, जहाँ पर आई को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। थोड़ा सा पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर लूँ कि आपके पास आपने कोई सब्सटेंस किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड किस सीमा तक, किस लिमिट तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, उस लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पैरामीटर का आप इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ पर एक रेशियो हमें और मिला है जो कि आपके पास आई अपॉन एच आया है। इस आई अपॉन एच को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, और इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर हम इसे मोलर मास से रिप्रेजेंट डिवाइड कर लेते हैं तो ये पर मोलर मास के रिस्पेक्ट में जो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसे मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और इसे ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और इसे हम चाई लेटर से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या काई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या काई एम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसे इस लेटर को काई पढ़ते हैं, CHI या चाई करके भी बोल सकते हो सिंपली। तो ये मैंने आपके पास यहाँ पर आपको बताया मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। जब किसी सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वहाँ रखने से मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के थ्रू। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो आपके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों का जो रेशियो आता है उसको मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एक्सप्लेन किया था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम कह रहे हैं किसी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है किस लेवल तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पैरामीटर का आप इस्तेमाल करते हैं उसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम आया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कप्पा या चार्ट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, गॉस मेथड पे। गॉस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। गॉस मेथड में क्या होता है आपके पास कि एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है। उस ग्लास ट्यूब में हम क्या करते हैं, जिस भी मैग्नेटिक फील्ड हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स कैलकुलेट करना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरली कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, जिस भी सब्सटेंस का हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड उसमें डेवलप हुआ है वो चेक करने के लिए हम गॉस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उस मटेरियल का, उस सब्सटेंस को हम चूर्ण बना करके, उसका पाउडर फॉर्म में बना करके हम इस ट्यूब में फिल कर लेते हैं। और इस ट्यूब में कोई किसी भी टाइप का वाइब्रेशंस वगैरह ना हो तो हम इसे ग्लास ट्यूब में, इसके भी बाहर से ग्लास सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में हम इसे बंद कर देते हैं। और ये जो सब्सटेंस इसके अंदर भरा है तो ये कनेक्ट कर देते हैं हम एक एनालिटिकल बैलेंस से जीरो मैग्नेटिक फील्ड पर। तो यहाँ पर स्केल्स लगे हुए हैं कि इसका जो बैलेंस है, या एनालिटिकल बैलेंस का काम होता है मास को मेजर करने का। तो मास में चेंज कितना यूनिट से हुआ, कितने फील्ड पर, कितना मैग्नेटिक फील्ड देने पर कितना मास में चेंज आ रहा है, उसको हम एनालिटिकल बैलेंस के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपका फंडा है इसमें।
यही वाला फैक्ट काम करता है। गॉस मेथड में मैंने आपको सिंपली बताया, इसमें एक ट्यूब होती है जिसमें हम जिस भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसका पाउडर फॉर्म बना करके हम उसे ट्यूब में भर लेते हैं और उसे एक एनालिटिकल बैलेंस से कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम उसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्या करते हैं इस एनालिटिकल बैलेंस से हम उसका मास कैलकुलेट करते हैं और इसे एक पर्टिकुलर ग्लास हाउस में या ग्लास बॉटल में हम सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब में हम इसे क्या कर लेते हैं पूरे सिस्टम को क्लोज पैक कर लेते हैं और एक एनालिटिकल बैलेंस से कनेक्ट होता है। अब ये वर्किंग कैसे करता है कि अगर हम क्या करें कि हम इसे बाहर से, अभी तो ये स्टार्टिंग में जीरो मैग्नेटिक फील्ड पर है, लेकिन जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से इस सब्सटेंस जो इसके अंदर भरा हुआ है उस सब्सटेंस में आपके पास उसके सब्सटेंस के मास में चेंज आता रहता है, उसके मास की प्रॉपर्टीज में चेंज आता रहता है और कुछ चेंजेस जो आते हैं उस चेंज को हम एक मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जनरली तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो गॉस मेथड का यही है, मैं इसके फॉर्मूले पे बेस बात करता हूँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं गॉस मेथड में, मैंने इसका वर्किंग आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो आपके पास जब हम ये सब काम करते हैं तो एक फोर्स लगता है, फोर्स के बेसिस पर फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/2 a k h स्क्वायर, के भी नहीं है कप्पा h स्क्वायर है, जहाँ पे फोर्स है, a आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, कप्पा आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और h आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप इस सब्सटेंस को जो आपने ये सिस्टम में अरेंज किया था और अगर ये आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रखते हो तो आपके पास जनरली जो फोर्स लगता है सिस्टम पर वो ये फोर्स लगता है। और आप साथ ही साथ अगर इस पर ये जो ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई किया है आपने, ये आपने एयर की प्रेजेंस में अगर आप करते हो तो एयर की प्रेजेंस में एयर इस सिलेंडर के अंदर इसको इफेक्ट करती है। तो एयर की हम एयर जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्रिएट करता है, हम एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सिस्टम को अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो अगर हम एयर की प्रेजेंस में सिस्टम को रखते हैं तो एयर की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो उस एयर के मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं। तो एक कप्पा माइनस कप्पा डैश इस तरीके का फॉर्मूला आपके पास बन के आता है। तो आपके पास क्या होता है कि अगर हम इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपके पास इसमें एक पर्टिकुलर एक और फोर्स अप्लाई होता है, तो हम इस फोर्स को सिग्मा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उस फोर्स की वजह से वो फोर्स हम यहाँ पर से रिप्लेस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, क्योंकि जब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो हमें तो मास में या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करना होता है। तो इसके साथ साथ आपके पास एक और फोर्स डेवलप होता है, तो उसके एयर की प्रेजेंस में हमें उस फोर्स को भी हमें क्या कर लेते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस फोर्स को हम सिग्मा लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास ये जो आप यहाँ पर से देख, और अगर ये जो आपके पास सिस्टम है, ये जो ग्लास ट्यूब है या जो ये जिस भी ये सिस्टम बना हुआ है या सब्सटेंस आपके पास डायमैग्नेटिक होता है, तो जो आपके पास ये फोर्स आता है वो निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर माइनस सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, जबकि अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो हाफ ए कप्पा माइनस कप्पा डैश एच स्क्वायर और प्लस का सिग्मा। और हम इसको आगे और करके बात करें तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा f इंटू ये बन जाएगा आपके पास 2f और आपके पास यहाँ पे से अगर पहले हम सिग्मा 2f इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये बनेगा 2f और 2f माइनस सिग्मा, ये सिग्मा इधर लेके जाएंगे तो 2f माइनस सिग्मा इक्वल टू ये आपके पास बनेगा a कप्पा माइनस कप्पा डैश और h स्क्वायर। कप्पा माइनस कप्पा डैश मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, उसी को एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो 2f माइनस सिग्मा अपॉन आपके पास ये बन जाएगा a h स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कप्पा माइनस कप्पा डैश था, कप्पा तो नॉर्मल था जब बिना एयर के प्रेजेंस में था, एयर की वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई थी हमने उसे माइनस कर लिया था। तो इसी कप्पा माइनस कप्पा डैश को ही हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में चेंज या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो यही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 2f माइनस सिग्मा अपॉन AH स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जहाँ पे आपको पता है फोर्स है, ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से जो फोर्स आया था वो फोर्स है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और H आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था और ये जो है वो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर या इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम आपके पास सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से जो मास में जो चेंज आ रहा था, उस मास में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कितना चेंज आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पैरामीटर का इस्तेमाल किया है आपने वो आपका
ये चाई काई कहते हैं इसे, जनरली एक्स की तरह दिखाई दे रहा होता है, या कप्पा भी कह सकते हैं। और आपके पास ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरा गॉस मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया है। आपके पास एक लास्ट टॉपिक बचा है क्विक मेथड। यहाँ पर हम देखते हैं इस फॉर्मूले में पहले सिग्मा माइनस होगा तो एफ माइनस सिग्मा आएगा, फिर देन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये पार्ट अलग है, इसको इधर लेके जाएंगे। तो पहले हमने 2f पहले नहीं करेंगे, पहले सिग्मा को ट्रांसफर किया तो f माइनस सिग्मा बना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को हम ब्रैकेट में ये रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। आपको ये वीडियो समझ आया होगा, बहुत सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं इसमें। बाकी अभी कुछ एक आध टॉपिक्स पे और बात करूंगा, ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।